बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और चौथा ऑप्शन आपका रामपाल। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोपाल। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो पता चल गया कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। इसमें याद रखिएगा जो पाल वंश जो है वो क्षत्रिय वंश था और बौद्ध मतानुयायी थे और नालंदा में इन्होंने एक विहार का निर्माण करवाया था। इसीलिए मैंने कहा कि ये बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन आपका नाना साहब। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। याद रखिएगा बेगम ऑफ अवध किसे कहते हैं, तो बेगम ऑफ अवध कहा जाता है बेगम हजरत महल को। याद रखिएगा कि लखनऊ को ही हम अवध कहते हैं। दो क्वेश्चन इसमें अलग से याद रखिएगा। अवध किसे कहते हैं, तो लखनऊ को हम अवध कहते हैं और बेगम ऑफ अवध किसे कहते हैं, तो बेगम हजरत महल को। और ये जो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, ये डेट अगर पूछता है तो 4 जून। याद रखिएगा 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किए थे बेगम ऑफ अवध अर्थात बेगम हजरत महल ने। और ये कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। उम्मीद है कि कोई भी इसे गलत नहीं करेंगे। चलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। वैसे तो हल्का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो आप जो संविधान भी पढ़ते हैं उसमें भी लिखा जाता है कि आज संविधान सभा में इसे 26 नवंबर 1949 को, और उसमें और भी याद रखिएगा कि संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की भी अगर तारीख अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन है आपका झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में और चौथा ऑप्शन आपका करनाल में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है वो आपका करनाल में है। और ये करनाल कहाँ है, तो हरियाणा में है। और उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्ष 1989 ईस्वी में जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। यहाँ आपका ऑप्शन दिए हुए हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। याद रखेंगे भारत के संविधान के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो याद रखेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके पहले एक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का मान क्या होगा। याद रखिएगा मैंने पूर्व में भी बताया था कि लगभग 20 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से है, तो इस संदर्भ में इस तरह के क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। और वैसे चलिए मैं बताता हूँ उससे कैसे आपको बनाना है। चलिए इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो है उसे हम याद रखेंगे। ये मैंने सिंपल एक घड़ी का उदाहरण दे दिया था। तो याद रखिएगा कि केंद्र पर जो आपका ये केंद्र जो हो गया
तो याद रखिएगा कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे आप याद रखिएगा कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, वहीं 1 मिनट बराबर तो 360 बट्टा 60, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 6 डिग्री। याद रखेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसे मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हो सकता है और भी क्वेश्चन दे, तो ये सब चीज़ जो है आपको काम करेंगे। याद रखेंगे कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा, और वहीं अगर 1 घंटे की बात करें तो 360 बट्टा 12 तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बट्टा 60 अर्थात 6 डिग्री हो जाएगा आपका, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। वहीं अगर हम बात करें तो 12 घंटा में 360 डिग्री होता है, और 1 घंटा में अगर हम बात करें तो 360 बट्टा 12 अर्थात आपका हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। या अगर हम मिनट में बात करते हैं तो आपका 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, और 1 मिनट बराबर तो 30 बट्टा 60 अर्थात 1/2 डिग्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आगे और भी कोई क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये काम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि 7:35। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 7:35 में कितना डिग्री का कोण है सो बनेगा। तो याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला को हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला याद रखिएगा इसका होता है 11 मिनट। 11 मिनट मतलब 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाय 2 घटाओ इधर कर देंगे 30 गुना आवर्स अर्थात घंटे का सुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था 7:35। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 7:35 हो रहे हैं। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, 11 हम लिखें, मिनट कितना हो रहा था तो 35 बट्टा 2 कर दिए, फिर घटाव का चिन्ह दे दिए 30। घंटा कितना था 7:35, तो घंटे का सुई मेरा कहाँ है 7 में। तो ये आप सीधा इंडिकेट याद रख लीजिएगा, ये हो गया मिनट का सुई, ये हो गया आपका घंटा का सुई। तो घंटा का सुई हो गया आपका 7, मिनट का हो गया आपका 35, तो 7:35। तो फॉर्मूला क्या हो गया 11 गुने मिनट बटा 2 घटाओ 30 गुने घंटा। तो 11 गुने 35 बटा 2 घटाओ 30 गुना 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों का आप गुना करके देखिए कितना होता है। तो यहाँ पर आना चाहिए 385 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और 30 गुने 7 करेंगे तो आपका कितना हो गया 210। इसे आप एलसीएम जो निकालते हैं उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 385, यहाँ पर कितना हो जाएगा 420। याद रखिएगा इसमें माइनस प्लस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो 420 में आप 385 को जब घटाते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 35 डिवाइडेड बाय 2, और इसे आप जब ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 17.1/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 17.5 डिग्री। तो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। तो बीच के जो कोण है इसका माप कितना हो जाएगा तो 17.5 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता, और चौथा ऑप्शन आपका भारतीय जीवन में बदलाव। सोचिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है।
याद रखिएगा, प्रजातंत्र की जड़ें खत्म करने के लिए साम्यवाद की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साम्यवाद। याद रखेंगे कि आतंकवाद और विद्रोह जो है ये प्रजातंत्र को अस्थिर और कमजोर कर सकता है, लेकिन उसका जो जड़ है उसे समाप्त नहीं कर सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत साम्यवाद होता है, इसमें प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत को ही ये बदल देता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साम्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसका जो आंसर आएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह कौन था जिसने गद्दर पार्टी को स्थापित किया? यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन आपका भगत सिंह और चौथा ऑप्शन आपका है बरकतुल्ला। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होता है, उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना, नाम क्या था, सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गद्दर नामक एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गद्दर पार्टी पड़ गया। लेकिन लाला हरदयाल सिंह जो है इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लेकिन इस यहाँ ऑप्शन आप देखिए कि यहाँ ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना रहता तो हम सोहन सिंह भाकना के साथ चलते। तो याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार लाला हरदयाल है, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बंगाल से, अवध से, बिहार से और राजस्थान से। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी का जो सैनिक विद्रोह था उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में अगर भाग लिया था तो वो है आपका अवध। याद रखिएगा कौन था आपका अवध। और अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ के सदस्य जो हैं वो सेना में शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है जी.के. गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल और चौथा ऑप्शन आपका बी.जी. तिलक। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सी.आर. दास। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जिनका पूरा नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। क्या नाम है? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो क्रांतियां हैं उसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। गुलाबी क्रांति जो है उसका संबंध प्याज उत्पादन से है, वहीं आपका काली जो क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, वहीं आपका अगर पीली क्रांति की बात करें तो याद रखिएगा यह तिलहन उत्पादन से है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज उत्पादन से है, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है, वहीं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी जिसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ आपका जे थॉमसन, रदरफोर्ड, न्यूटन और आपका चौथा ऑप्शन चैडविक। तो याद रखिएगा एटम में न्यूट्रॉन की खोज की बात हो रहा है, तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे जरूर आप याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। याद रखिएगा रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, लेकिन
न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में चैडविक द्वारा किया गया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन आपका संसद। तो आप लोग भी इसका आंसर सोचिएगा, लेकिन याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद। लेकिन याद रखेंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार जो है वो संसद को है, और ये आता है अनुच्छेद 368 के तहत। याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उसे संशोधन के मूल ढांचे को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, उसे संशोधन कर सकता है, लेकिन यदि इसमें किसी प्रकार से कोई प्रभावित हो रहा है कुछ भी चीज़, तो उसे आपका जो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और चौथा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीलियम। याद रखिएगा आवर्त सारणी जो होता है, तो आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। याद रखेंगे कौन कौन सा है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। और ये सभी तत्व जो है ये सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं, जिसे हम उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीलियम। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाली और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। यहाँ ऑप्शन ही नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर साफ याद रखेंगे कि अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित बुद्ध ने नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और इस संदर्भ में भारत के बाद अमेरिका का दूसरा स्थान है। याद रखिएगा तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो तीसरी दुनिया वैसे देश को कहा जाता है जो अभी विकास की अवस्था से गुजर रहा है। तो याद रखिएगा भारत दूध उत्पादन में पहला स्थान, दूसरा में आपका अमेरिका और तीसरी दुनिया कौन हो गया? तो वैसा देश जो अभी विकास की अवस्था से गुजर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 26 नवंबर, 28 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन आपका 15 अगस्त। तो इसका आप लोग आंसर सोचिए कि क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर। वैसे बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। याद रखिएगा 28 अक्टूबर जो है किसी दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है। और आपका जो 15 अगस्त है, हम लोग सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, अर्थात स्वतंत्रता दिवस। तो याद रखिएगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती, 28 अक्टूबर को किसी का कोई जयंती नहीं मनाया जाता है। और जो आपका पहला ऑप्शन था 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर। चलिए क्वेश्चन कर रहा है रूस की संसद का नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका अस्टेनिन जनरल, ड्यूमा, नेरिस और चौथा ऑप्शन आपका सोरा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होता है।
याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ड्यूमा। याद रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ये संसद का ही नाम है किसी न किसी देश का, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन है अस्टेनिन जनरल, तो याद रखिएगा यह नीदरलैंड्स का संसद का नाम है। और ड्यूमा जैसा कि आपका ये आंसर ही है, तो ये रूस का संसद का नाम है। और नेरिस जो है ये आपका इजराइल का संसद का नाम है। सोरा जो है अफगानिस्तान का संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो कोई गलत नहीं होगा, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो याद रखिएगा घंटा मर्दला जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त और भी जो राज्य दिए हुए हैं तो इसी में देख लीजिएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन आपका राजस्थान, तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसे आपका उसे घूमर कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य को कर्मा कहा जाता है। फिर आपका है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जैसा कि ये आंसर ही था, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है उसे घंटा मर्दला कहते हैं। और आपका जो ऑप्शन था तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है उसे भारतनाट्यम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका पुर्तगाल, चीन तथा जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ब्रिटिश सरकार का प्रकाशन। तीसरा है फ्रेंच सरकार का प्रकाशन और इटली सरकार का प्रकाशन। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुर्तगाल, चीन तथा जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से। याद रखिएगा व्हाइट बुक या श्वेत बुक, ठीक है, व्हाइट बुक या श्वेत बुक जो है वो आपका पुर्तगाल, चीन तथा जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित है। वही दूसरा ऑप्शन जो था आपका ब्रिटिश सरकार का प्रकाशन, तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित है ब्लू बुक। और तीसरा ऑप्शन आपका फ्रेंच सरकार का प्रकाशन, तो फ्रेंच सरकार का जो रिपोर्ट या प्रकाशन है उससे संबंधित है आपका येलो बुक। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ था इटली सरकार का प्रकाशन, तो इटली सरकार का प्रकाशन से संबंधित है ग्रीन बुक। और अगर ईरान सरकार का आता है तो ईरान सरकार का प्रकाशन से भी संबंधित है ग्रीन बुक। तो याद रखिएगा ग्रीन बुक हो गया इटली और ईरान सरकार का रिपोर्ट, ब्लू बुक हो गया आपका ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन, येलो बुक हो गया आपका फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन, और व्हाइट बुक आपका पुर्तगाल, चीन तथा जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा बनाती है। ऑप्शन दिया हुआ आपका मिसिसिपी, नील, अमेजन और चौथा ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा पश्चिपाद डेल्टा का बात हो रहा है, तो पश्चिपाद डेल्टा जो है वो आपका मिसिसिपी नदी में बनती है। याद रखेंगे अगर बात होता है नील नदी का, तो नील नदी में जो डेल्टा बनता है उसे चापाकार डेल्टा कहते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी का बात आएगा तो परितक्यत डेल्टा कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिसिसिपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन दिया है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्यूबा, ब्राजील और चौथा ऑप्शन आपका भारत। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक शक्कर का उत्पादन जो होता है वो क्यूबा में होता है, जिसके कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। याद रखेंगे विश्व में शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो क्यूबा में होता है। और चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और चौथा ऑप्शन आपका इंग्लैंड। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, 5 सेकंड आपके पास है। याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसे ग्रीनलैंड कहते हैं। और ये जो ग्रीनलैंड जो है इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो डेनमार्क के अधिकार में आता है। याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जिसमें डेनमार्क का अधिकार है। चलिए आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया प्रभावित करता है हृदय को, स्प्लीन को, फेफड़ा को और चौथा ऑप्शन आपका वृक्क को। तो याद रखेंगे मलेरिया से हमारा जो प्रभावित होता है वो स्प्लीन है। याद रखिएगा मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो स्प्लीन प्रभावित होता है। और ये मलेरिया रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ से प्रसारित होता है। याद रखेंगे किससे प्रसारित होता है, तो प्रोटोजोआ से प्रसारित होता है। और जो मच्छर होता है सबको पता ही होगा, मादा एनाफिल्स मच्छर के काटने से मलेरिया जो है होता है। और इस रोग का प्रमुख लक्षण जो है
ठंड के साथ बुखार को आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।